नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग बात कर रहे हैं नवपाषाण काल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पाषाण काल में जो सबसे लास्ट स्टेज आता है वो नवपाषाण काल का होता है। तो नवपाषाण काल में हमने पिछली वीडियो में बहुत कुछ चीजें बताई हैं, तो उम्मीद करते हैं आप लोग वहां जाएंगे और देखेंगे कि पाषाण काल में कौन कौन से उपकरण थे, या फिर उनका भौगोलिक वितरण कहाँ कहाँ रहा है पाषाण काल का स्थल का। और साथ ही साथ आप जानेंगे कि उसके जो जीवन यापन के कुछ पार्ट बताए थे, अब उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। नवपाषाण काल में देखिए, जो हमने देखा था कि नवपाषाण काल में आप देख चुके थे, कृषि के साथ साथ जीवन के कई क्षेत्र में आपको बदलाव देखने को मिलता था। मानव शिकारी तो पहले से ही था। आप देखते हैं पूरा पाषाण काल में ही वो शिकारी के तौर पे काम करता था, खाद्य संग्राहक भी था। लेकिन अब उसमें थोड़ा सा बदलाव और हो चुका एक्स्ट्रा, कि अब वो उत्पादक की भी भूमिका में आ चुका था, क्योंकि कहीं कहीं पे जो हमें खेती के साक्ष्य मिलते हैं, इसका मतलब वो उत्पादन करना शुरू कर दिया था। जब आप उत्पादन करना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिक आप उत्पादक की भूमिका में आ जाओगे। फिर उसके बाद आप देखते हैं स्थायी आवास की ओर मानव बढ़ा, और उसने घर्षित उपकरणों से, है ना, तो जो घर्षित उपकरण थे ये मानव के लिए बहुत सारे विकल्प भी उपलब्ध कराए। तो और साथ ही साथ उन्होंने वो किया कि नदियों से अब थोड़ी दूर पे भी मैदानी क्षेत्रों में भी अब मानव बसना शुरू कर दिया था नवपाषाण काल में। और इसका बेस्ट एग्जांपल आप देखते हैं, जो बिहार का चिरांद है। कौन सा? बिहार का चिरांद जो है वो मैदानी इलाकों में ही पड़ता है। अगला जो आता है, खाद्य संग्रह की आवश्यकता एवं अन्य जरूरतों के कारण बर्तन भी एक नियमित विशेषता बन गई थी। मतलब जो खाद्यान्न तो इकट्ठा करता था, साथ ही साथ जो उत्पादन भी करता था, और उसे कहीं ना कहीं तो वो स्टोर करेगा ना। बिना स्टोर किए तो काम ही नहीं हो पाएगा, जमीन पे नहीं पड़ा रह सकता। तो उसके लिए जो चीजें वो स्टोर करने के लिए क्या करता था, अब धीरे धीरे जो बर्तन थे वो नियमित विशेषता के तौर पे उपयोग होने लगे। अब इसका सबसे बड़ा क्या हो गया कि आप जब देखते हैं कि मान लीजिए कोई आप खेती किए या फिर आप कोई चीज लाए रोज, अब जब उसे संग्रह करना है तो आपको बर्तन की जरूरत 100% पड़ने वाली है। तो इससे क्या हो गया, उत्पादन का जो वो करता था, फसलों की खेती वगैरह जो भी थोड़ी बहुत करता था, ज्यादा मात्रा में नहीं होती थी, ये बात हमेशा याद रखना है। थोड़ी ही करता था, लेकिन अब उसे स्टोर करने के लिए बर्तन चाहिए। तो वो बर्तन जो हो गए अभी नियमित विशेषता के तौर पे नहीं काउंट किए जाते थे मध्य पाषाण काल तक। अब नव पाषाण काल आते ही बर्तन क्या हो गए, एक नियमित विशेषता के पार्ट बन गए। ठीक है, इतना याद रखना है। साथ ही हाथ से बने बर्तन के साथ साथ चाक के बने बर्तन के भी प्रमाण मिलते हैं। मतलब बर्तन जो बनाता था वो उस समय का मानव नवपाषाण काल का, तो वो हाथों से भी बनाता था। साथ ही साथ आप देखते हैं तो चाक से, चाक जानते हैं जिसपे बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, तो आप पहिया जो गोल गोल घूमता है बड़ी स्पीड से और मिट्टी को आप वो करके एक आकार देते हैं, तो वो चाक होता है। तो चाक के बर्तन भी आपको देखने को मिल जाते हैं नवपाषाण काल में। उसके बाद इस दौर में पहिए के ज्ञान ने भी मानव को प्रभावित किया। जब इंसान पहिए का आविष्कार कर लिया, अब देखिए जब पहिए का आविष्कार करेगा तो फिर आगे चल के उसके अंदर जो भी क्रिएटिविटी होगी, बैलगाड़ी बनाना फिर और अन्य चीजें बनाना, तो वो सारी चीजें पहियों के बेस पे ही किया होगा। क्योंकि जब चाक देखते हैं तो चाक भी एक पहिए की धुरे पे ही घूमता है। ठीक है, तो इतना याद रखना है। तो पहिए ने क्या किया, मानव के जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। समकालीन साक्ष्य देखते हैं अगर नवपाषाण काल में, तो आपको देखने को मिलता है कच्चे घरों में रहना स्टार्ट कर दिया था इंसान। जहां पहले वो गुफाओं में रहा करता था, आप देखते हैं पूरा पाषाण काल में, वही नवपाषाण काल में आपको देखने को मिलता है कि जो झोपड़ियां हो गई, कच्चे घर हो गए, उसके प्रमाण मिलने शुरू हो गए थे। पारिवारिक जीवन देखते हैं, पारिवारिक जीवन मतलब जहां पे स्त्री और पुरुष बच्चे साथ साथ देखने को मिल गए। अंतिम संस्कार का प्रोसेस भी आपको देखने को मिल जाता है किसमें, नवपाषाण काल में। और साथ ही साथ आप देखते हैं तो और एक चीज और कह सकते हैं आप कि इस दावे की आप वो नहीं कर सकते कि वो धार्मिक गतिविधियों में, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, या फिर आप सामाजिक या राजनीतिक जो उसका जीवन था उसके बारे में ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उस समय धर्म से रिलेटेड कोई फैक्ट नहीं मिले हैं नवपाषाण काल में। मतलब नवपाषाण काल में धर्म जैसी चीज नहीं बिलोंग करती थी, ये आप कह सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसका कोई अभी साक्ष्य नहीं मिला हुआ है। अब देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल का विकास अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कालखंडों में हुआ है। जैसे कि आप अगर उत्तर पश्चिम क्षेत्र देखते हैं भारत का, और जो कि स्पेशली मेहरगढ़ के नाम से है, तो मेहरगढ़ में आप देखते हैं तो 7000 बीसी के आसपास आपको नवपाषाण काल के स्थल देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जबकि वही सेम चीज अगर आप देखते हैं नवपाषाण काल का स्थल
बेलन नदी घाटी में, तो वो आपको 5000 बीसी के आसपास देखने को मिलते हैं। तो आप सोच सकते हैं जो 2000 साल का डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहा है, तो ये बताता है कि मतलब हर क्षेत्र एक साथ डेवलप नहीं होते हैं, अलग अलग क्षेत्र अलग अलग टाइम पीरियड में डेवलप हुए हैं और वहां पे अलग अलग संस्कृतियां चलती रही हैं। तो याद रखना है नवपाषाण काल में। और साथ ही साथ अगर आप देखते हैं गंगा नदी घाटी का जो क्षेत्र है, वो लगभग 2000 बीसी के आसपास वहां पे आपको इसके प्रमाण मिलते हैं। तो सोच लीजिए गंगा नदी घाटी मतलब जो बिहार से रिलेटेड वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र की बात की जा रही है, जो कि चिरांद है, मैदानी इलाके में आता है। और आप लोग जानते हैं गंगा नदी इस समय मैदानी क्षेत्र में बह रही होती है, जो बिहार वाले क्षेत्रों में। उत्तर प्रदेश से ही आप देखते हैं तो गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती हैं, अगर आप भूगोल पढ़े होंगे तो साथियों। बाकी नहीं तो हम बाकी बताएंगे अगले वीडियोज वगैरह में, जब ज्योग्राफी का चलेगा। अभी फिलहाल हिस्ट्री चल रहा है, तो आप नॉर्मली आप सोच सकते हैं कि कितने ज्यादा डिफरेंसेस आपको कालखंडों में देखने को मिल जाता है। लेकिन एग्जैक्ट आप याद रखिएगा, जो टाइम पीरियड हमने बताया है नवपाषाण काल का, तो वो 7000 बीसी के आसपास से लेके 2000 बीसी के आसपास आप कह सकते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। और वही जब बात करते हैं, जो मेहरगढ़ है वो साथियों याद रखना है पाकिस्तान के बलूचिस्तान के क्षेत्र में आता है, जहां से गेहूं और जौ, कपास इत्यादि के साक्ष्य मिले थे। इतना याद रख लेना है। और ये भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र साइड पड़ता है, याद रखना है। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आपको मेहरगढ़ दिखता है, लेकिन ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आता है। ठीक है, इतना याद रख लेंगे आप। नेक्स्ट उम्मीद करते हैं अगला जो हम बात करेंगे, तो देखिए कहा भी जाता है कि स्वतः विकास की प्रक्रिया का प्रमाण हर जगह से आपको देखने को मिलता है। ठीक ना, मतलब संस्कृतियां ऑटोमेटिक डेवलप होती चली जाती हैं, ये पार्ट ऑफ ह्यूमन है। जैसे जैसे इंसान का थिंकिंग मतलब रीजनेबल थिंकिंग वो स्टार्ट करता है, सोचना शुरू करता है, वैसे वैसे उसके प्रमाण मतलब विकास में आपको एविडेंस के तौर पे चीजें डेवलप होती हुई दिखाई पड़ती हैं। वही बात करते हैं, जो सर्वप्रथम आप देखते हैं तो उत्तर पश्चिम भारत में ही तांबे का प्रचलन फिर से, मतलब आप देखेंगे तो जो उत्तर पश्चिम भारत है वहां पे आपको तांबे का प्रचलन भी देखने को मिलता है। ये स्वतः विकास का प्रमाण है। ठीक है, फिर कांसे का ज्ञान हुआ, फिर साथ ही साथ जब आप देखते हैं तांबा और कांसा, फिर आप देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता के रूप में आपको शहरी सभ्यता का उदय भी आप उत्तर पश्चिम भारत के ही क्षेत्र में देखने को मिलता है। मतलब सोचिए जहां पे नवपाषाण कालीन सांस्कृतिक स्थल रहे, फिर उसके बाद वहीं से आप देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के भी स्थल देखने को मिलते हैं। तो ये टाइम पीरियड का थोड़ा सा गैप होता है, लेकिन चीजें वहीं पे ऑटोमेटिक डेवलप होती चली जाती हैं। और हर कोई जानता है हड़प्पा सभ्यता क्या, एक शहरी सभ्यता थी। और तकनीकी तौर पे देखें तो पाषाण युग के पश्चात ताम्र पाषाण युग का विकास हुआ, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा सभ्यता के पश्चात बड़े पैमाने पे ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां की जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। मतलब सोचिए एक प्रोसेस का पार्ट होता है, पहले पाषाण युग आएगा, फिर ताम्र पाषाण युग आएगा, फिर उसके बाद आप देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता आनी चाहिए। ऐसा पूरे मतलब जहां जहां पे आप देखेंगे तो स्थल पाए गए हैं, यहाँ प्रोसेस की पार्ट यही रहे। लेकिन भारत के क्षेत्र में देखते हैं, अगर भारतीय उपमहाद्वीप के पर्पज से देखते हैं तो यहाँ पे कुछ अलग दिखा। यहाँ पे आप देखेंगे तो पाषाण युग के बाद आप देखें तो हड़प्पा सभ्यता आपको देखने को मिल जाती है, जो कि काफी वेल डेवलप थी। और वही बात करते हैं कि जो हमारा क्या रहा है कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति रही है वो बाद में डेवलप हुई, ये सबसे बड़ा वो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट रहा है। लेकिन याद रखना है ज्यादातर चीजें भारत के पर्पज में कुछ चीजें बहुत डिफरेंट नजर आती हैं, बस आपको चीजें समझनी है। और इससे एग्जैक्ट डेटा नहीं पूछता है, हाँ कभी कभी एक स्टेटमेंट्स के तौर पे आता है, तो आपको चीजें पता होनी चाहिए कि ये काम इस समय हो रहा था, ये काम ऐसे हो रहा था। जैसे पूरा पाषाण काल स्थल को ही आप देख सकते हैं। जब पूरा पाषाण काल को देखते हैं तो इसके 3 पार्ट, निम्न पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पूरा पाषाण काल, फिर उच्च पूरा पाषाण काल आता है। तो आप जब देखते हैं जो निम्न पूरा पाषाण काल होता है दोस्तों, उसके उपकरण और उसमें जो लाइफ स्टाइल रही होगी आदि मानव की, वो बहुत शुरुआती बिगिनिंग स्टेज की रही होगी। वहीं जब आप देखते हैं जो मध्य पूरा पाषाण काल आता है, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिला। फिर उसके बाद जब उच्च पूरा पाषाण काल आता है तो उसमें और थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिला। उसके बाद जब हम नेक्स्ट आते हैं मध्य पाषाण काल में, तो मध्य पाषाण काल में भी आपको बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिला। मतलब जो पूरा पाषाण काल था और मध्य पाषाण काल के बीच काफी ज्यादा परिवर्तन आपको देखने को मिल गया। वहीं जब हम बात करते हैं मध्य पूरा पाषाण काल और नव पूरा पाषाण काल में, तब भी आपको क्या हो रहा है, परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन हर परिवर्तन अगले परिवर्तन से काफी बेहतर माना जाता है। ठीक है ना, तो मतलब जो होगा तो वो एक जो पहले शुरू होगा उसमें क्या होगा, बिगिनिंग की चीजें दिखाई जाएगी, मतलब बहुत शुरुआती दौर दिखाया जा रहा होगा।
वहीं जब आप देखते हैं उसके बाद जो लास्ट वाला आएगा, जैसे आप देखेंगे तो मध्यपुरा पाषाण काल और नवपाषाण काल में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिल जाएगा। तो लाइफ स्टाइल इसी बेस पे तो इतिहासकारों ने भी इतिहास को लिखा है, ठीक है। तो बस एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग रखनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। और आगे हम चलते हैं तो देखते हैं कि और जो तकनीकी तौर पे आप देखते हैं तो हमने बता ही दिया कि कैसे ताम्र पाषाण युग डेवलप होना चाहिए था पाषाण युग के बाद, लेकिन ऐसा हुआ नहीं भारतीय उपमहाद्वीप में। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता आपको देखने को मिल गई। तो वही भारत का उत्तर पश्चिम क्षेत्र जो आज का ज्यादातर पाकिस्तान में है, और साथ ही साथ आप देखते हैं तो जो भारत के आप उत्तर पश्चिम क्षेत्र में देखते हैं तो चाहे गुजरात का स्थल हो, राजस्थान में कुछ स्थल देखने को मिले हड़प्पा सभ्यता के, तो वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। हाँ, यहाँ पे आपको एक चीज और जानना है, संस्कृति क्या होती है। तो संस्कृति देखिए जीवन जीने का तरीका है, जिसमें आप देखेंगे तो धार्मिक, पारिवारिक, सामाजिक व्यवहार और राजनीति के विचार भी आपको संस्कृति के ही पार्ट में देखने को मिल जाता है। और इसमें कहावत भी कही गई है कि हमसे ही राजनीति है, हमसे ही धर्म है, हम ही हैं परिवार में और हम ही से आर्थिक गतिविधियां हैं। तो ये मतलब सारी चीजें वो ही है, मतलब ये पार्ट ऑफ संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है। वहीं बात करते हैं सभ्यता की। सभ्यता देखिए क्या होता है, जो संस्कृति होती है जब उसका भौतिक विकास के रूप में हो जाता है तो वो सभ्यता बन जाती है। मतलब भौतिक मतलब मेटेरियलिस्टिक चीजों को जो रिप्रेजेंट करे, जैसे घर। तो घर क्या हो गया, एक मेटेरियलिस्टिक चीजों को, उसमें आप देखेंगे तो आलीशान घर जिसमें बहुत सारे फर्नीचर, सोफे वगैरह, ये क्या है, ये सभ्यता के ही पार्ट में इंक्लूड कर दिए जाते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं, सड़क हो गई, घर हो गए, और या फिर आप कोई भी घरेलू उपकरण उठा कर देखेंगे तो वो किसके पार्ट में आ जाएगा, सभ्यता के पार्ट में आएगा। तो सभ्यता क्या होता है, तो भौतिक विकास सभ्यता कहलाती है। हमारी सोच का परिणाम ही सभ्यता है। तो संस्कृति की अभिव्यक्ति ही सभ्यता कहा जा सकता है। एक स्टेटमेंट अगर आप कभी वो हो तो याद रखिएगा, जो संस्कृति होती है उसी को जो अभिव्यक्त करते हैं, तो जो अभिव्यक्त करने का माध्यम होता है वो सभ्यता का पार्ट में आ जाती है बस। और बाकी की बात करें तो नवपाषाण काल में अधिशेष उत्पादन नहीं था, इतना याद रखना है। मतलब नवपाषाण काल में इंसान खेती करना शुरू कर दिया था, कृषि कर रहा था, लेकिन वो बहुत अर्ली स्टेज में था। और आप जानते हैं जब तक लोहे का आविष्कार नहीं होगा तो अधिशेष उत्पादन संभव ही नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं संभव होगी। लेकिन हाँ, काम चलाओ थोड़ा बहुत जो भी चीजें हो रही थी, तो खेती वगैरह वो कर रहा था, तो एक उत्पादक की भूमिका में उस समय का मानव आ चुका था। लेकिन ये कहिए कि अधिशेष उत्पादन था, नहीं, उस समय अधिशेष उत्पादन नहीं हुआ करता था। और पत्थरों पर समकालीन समाज की निर्भरता तब भी बनी हुई थी, ठीक है। क्योंकि ये पाषाण काल जब भी लगा, इसका मतलब पत्थर पे निर्भरता रहेगी रहेगी, चाहे वो पूरा पाषाण काल हो, मध्य पाषाण काल हो या फिर नवपाषाण काल हो। मतलब इंसान का जो जीवन होगा वो पत्थर पे ही निर्भर रहेगा, चाहे वो पत्थर के उपकरण बना रहा हो, बड़े उपकरण, छोटे उपकरण, माइक्रोलिथ, है ना। तो जो भी हमने चीजें बताई हैं प्रीवियस वीडियोस में, आप जाके सुन सकते हैं, समझ सकते हैं साथियों। और हमारी वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। देखिए, हम चीजें रटाना नहीं चाह रहे हैं, हम बस समझाना चाह रहे हैं कि आप नॉर्मली समझिए, ठीक है। और कोचिंग सेंटर्स भी ज्यादा कुछ नहीं करते, सही बताएं तो 50 बुक है वो करते हैं, ये वो नहीं भाई, आपको बस एक जनरल अंडरस्टैंडिंग रखनी है और कोई एक ऑथेंटिक बुक पढ़नी है, ठीक है। और साथ ही साथ किसी एक कोचिंग का स्टडी मटेरियल पढ़ लेना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने हैं। उसके बाद अपने एक क्वेश्चन खुद जनरेट करना सीख जाइए, काम खत्म, है ना। और आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो थोड़ी साइंटिफिक होनी चाहिए, डायनेमिक अप्रोच रखनी है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय साथियों। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी जरूर मेंशन करिएगा। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरी वीडियोस कितने लोग देख रहे हैं, कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए बाय बाय।